सुप्रभातम, नमो नमः। प्रिय दोस्तों, आज हम इस क्लास में संधि टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संज्ञा सूत्रों के बारे में पढ़ा था। आज जो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संधि, वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों, रिट की बात करें तो रिट में इस टॉपिक से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, यदि आपने इस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ लिया तो आप संधि से संबंधित आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर देंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि संस्कृत की जो संधि होती है लगभग उसी के अनुरूप हिंदी में भी संधि के भेद होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों, आप संस्कृत में अच्छी तरह से यदि संधि पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में भी फायदा होने वाला है। तो आओ दोस्तों, हम इस क्लास में संधि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण नहीं, संधि की व्युत्पत्ति है दोस्तों। संधि जो शब्द है उसमें सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है दोस्तों। और सम क्या है? उपसर्ग है दोस्तों। और डूधाएँ धातु है, डूधाएँ धातु है और की प्रत्यय है। ये तो क्या है? उपसर्ग है दोस्तों। क्या है? उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं संस्कृत में। कितने होते हैं? 22 होते हैं। प्रे, प्रा, अप, शम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादया। इनको प्रादि भी कहते हैं। तो उनमें से सम क्या है? हमारा उपसर्ग है संधि शब्द में। और डू धाएँ धातु है जिसमें से केवल धा शेष बचता है। ठीक है। और की प्रत्यय है उपसर्गे गुह की सूत्र के द्वारा। की क्या होता है? प्रत्यय होता है। इस प्रकार से ये संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक डूधाए धातु से की प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। तो दोस्तों, जो संधि शब्द है वह बन चुका है। अब संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दोस्तों, संधि की परिभाषा है दो वर्णों में अत्यधिक सन्निधि या समीपता को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 वर्णों में अत्यधिक सन्निधि या निकटता कहते हैं। परह सन्निकर्ष संहिता। सन्निकर्ष मतलब नज़दीक आना। वर्णों को अधिक जो समीपता होती है, सन्निधि होती है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का अन्य नाम क्या है दोस्तों? संहिता है। क्या नाम है? संहिता। मतलब संधि को संहिता भी कहते हैं। संहिता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। और जो संधि शब्द है वह पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। किसमें? पुल्लिंग में। यदि आपसे पूछा जाए कि संहिता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है तो आपको जवाब देना है स्त्रीलिंग। और यदि आपसे पूछा जाए संधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है या कौन सा इसमें लिंग है तो आपको जवाब देना है पुल्लिंग। तो दोस्तों, समझ में आया? अब देखो दोस्तों, संधि के नियम है कुछ, और उसका पहला श्लोक है दोस्तों, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। दोस्तों, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो दोस्तों, इसका अर्थ है एक पद में संधि नित्य होती है। किसमें? एक पद में। एक पद क्या होता है? सुबंत और तिगंत। सुबंत 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं। सुबंत तो 21 होते हैं, सु, औ, यस इत्यादि। और तिप आदि तिगंत जो होते हैं वो 18 होते हैं, तिप, तस, झी आदि। तो दोस्तों, बालक जो शब्द है उसके सुबंत प्रत्यय लगने पर ये दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, इसको सही कर ले। बालकौ। क्या है? बालकौ। ठीक है ना? बालकौ ये बनेगा। ठीक है, इसे
बालकौ। एक पद है बालक प्लस औ, इस स्थिति में आपको नित्य संधि करनी पड़ेगी। बालक प्लस औ अगर अलग अलग लिखेंगे आप तो आपका पद गलत माना जाएगा। संधि के नियम के अनुसार यहाँ आपको संधि करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर है, नियम नंबर 2 है, धातु उपसर्ग युक्त संधि नित्य होती है। धातु और उपसर्ग यदि आ जाए तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको नित्य संधि करनी पड़ेगी या संधि करना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ नी क्या है, उपसर्ग है, और ए वसत क्या है, धातु है। तो नी और ए, यहाँ ई और क्या है, ए, ये दोनों स्थिति में मतलब ये दोनों वर्ण आ रहे हैं तो यहाँ यण संधि प्राप्त है इको यणची सूत्र के द्वारा, और यहाँ पर ई के स्थान पर ये हो जाएगा और ने वसत बनेगा। यहाँ हमको ने वसत करके ही लिखना पड़ेगा। यदि हम नी और ए वसत अलग अलग करके लिख देंगे, इसका प्रयोग कर देंगे वाक्य में, तो यह शब्द या यह पद अशुद्ध माना जाएगा। क्योंकि नियम है धातु और उपसर्ग यदि कहीं आता है तो वहाँ आपको नित्य रूप से क्या करनी है, संधि करनी है। तो दोस्तों समझ में आया। नियम नंबर 3 है समासगत संधि नित्य होती है। समासगत मतलब यदि उस पद में समास हो तो वहाँ पर भी आपको संधि अनिवार्य करनी है या संधि करना अनिवार्य है। दोस्तों जैसे देखिए कृष्ण एकत्वम, कृष्णस्य एकत्वम, कृष्ण की एकता, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, कृष्ण और एकत्वम जो दो शब्द है वह यह एक सामासिक शब्द है, इसलिए यहाँ आप कृष्ण और एकत्वम अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ समासगत संधि हो रही है जो कि अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों यहाँ आपको कृष्ण एकत्वम शब्द बना करके लिखना पड़ेगा, इसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। और कृष्ण प्लस एकत्वम यदि आप लिखते हैं तो वह गलत माना जाएगा क्योंकि समासगत जो संधि होती है वह नित्य होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 3 नियम थे जहाँ तो संधि नित्य होती है या संधि करना अनिवार्य है। और दोस्तों नियम नंबर जो 4 है वह ये कहता है कि वाक्यगत संधि होती है। कौन सी होती है, वाक्यगत संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है, जो प्रयोग करता है, जो वक्ता है या प्रयोग करता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। या यूँ कहे कि वह चाहे तो संधि करे या चाहे तो संधि नहीं करे, अर्थात दोनों ही पद सही माने जाएंगे और सही होंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके सामने उदाहरण है, विद्यालये अस्मिन् 50 शिक्षका सन्ति। विद्यालये अस्मिन् ये जो शब्द है विद्यालय और अस्मिन् ये 2 अलग अलग शब्द है। यदि दोनों को मिला करके आप संधि करना चाहते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। संधि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जैसे आपने संधि नहीं की और विद्यालय और अस्मिन् 50 शिक्षका सन्ति आपने लिख दिया तो यह वाक्य आपका शुद्ध है क्योंकि आपने संधि यहाँ नहीं की है। और यदि आप संधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा और यहाँ विद्यालय अस्मिन् इस प्रकार का रूप बन जाएगा, ठीक है। पूर्व रूप संधि हो गई। इसमें पूर्व संधि करने पर विद्यालय अस्मिन् 50 शिक्षका सन्ति इस प्रकार का वाक्य बनेगा। तो दोस्तों जो वाक्यगत संधि होती है उसमें कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है या वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वह चाहे तो संधि करे चाहे तो नहीं करे, दोनों ही वाक्य शुद्ध होते हैं, दोनों ही प्रकार के शब्द शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम संधि के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। त्रिधा मतलब 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। तो दोस्तों आपके मन में प्रश्न आया होगा कि 3 कौन कौन सी हैं। तो पहला भेद है अच या स्वर संधि, अच या स्वर संधि, और नंबर 2 है हल या व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपने पढ़ा है अच या स्वर संधि। दोस्तों अच को ही क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से अच कह दो या स्वर कह दो, बात एक ही है, अच या स्वर संधि। और हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हल या व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि है। इस प्रकार से मुख्य रूप से संधि के 3 भेद माने गए हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 वाला जो संधि का भेद है अच या स्वर संधि, उसको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, पढ़ने जा रहे हैं।
दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर मतलब अच, ए, आ, ई इत्यादि जो वर्ण है स्वर है, इनको यदि इनमें दो वर्ण हो, दोनों ही वर्ण हो और उसमें यदि विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे इसका पहला उदाहरण है दोस्तों, अच या स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहला भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है यण संधि। क्या नाम है? यण संधि। तो दोस्तों यण संधि बहुत ही सरल है, आप समझने का प्रयास करें। इसका सूत्र है इको यणचि। क्या है? इको यणचि। ये कहता है कि इकः स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये। ऐसे कह रहा है यह सूत्र कि इक में ये वर्ण आते हैं ई, ऊ, री, री। ठीक है, ये इक वर्ण के स्थान पर क्या होता है? यण वर्ण होता है। इक के स्थान पर यण होता है। यण मतलब ई को ये, ऊ को वे, दोनों री को रे और री को ले। मतलब ई ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसको ये होगा, ऊ ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसके स्थान पर वे होगा, री ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसके स्थान पर रे होगा और री के स्थान पर ले होता है। मतलब इक के स्थान पर यण होता है। इक तो ये वर्ण हो गई, ठीक है, इक ये वर्ण हो गए, और यण ये वे रे ले ये वर्ण हो गए। ठीक है, किस किस को वर्ण क्या क्या होगा आपको बता दिया है। ई को ये, ऊ को वे, री को रे, री को ले। ठीक है, कब होगा? अची, मतलब अच वर्ण क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। मतलब असमान, मतलब समान नहीं होना चाहिए। असमान स्वर बाद में होने पर। और किसके विषय में? संहिता, मतलब संहिता के विषय में, मतलब संधि के विषय में। ठीक है, संहिता के विषय में संधि होती है। और कौन सी होती है? वह यण संधि होती है। तो दोस्तों इसका पहला नियम है ई और ई, ह्रस्व ई या बड़ी ई हो तो उसके स्थान पर यह होता है। तो दोस्तों जैसे पहला उदाहरण है इसका, सुधि प्लस उपास्य है। यहाँ सुधि में बड़ी ई की मात्रा है। क्या है? बड़ी की मात्रा है, और उसके बाद में क्या है? ऊ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ई और ऊ ये दो वर्ण आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों मतलब क्या कह रहा है सूत्र कि इक में बड़ी ई मिल गई आपको। ठीक है, इक के स्थान पर यण होता है। कब होता है? शर्त क्या थी कि असमान स्वर हो। ई के बाद में क्या ई है? नहीं, यहाँ ई के बाद में क्या है? ऊ वर्ण है। तो ऊ वर्ण प्राप्त है, अर्थात ई के बाद में हमको स्वर वर्ण मिल गया है। तो स्वर वर्ण मिलने के कारण ई के स्थान पर क्या करेंगे हम दोस्तों? ई के स्थान पर क्या करेंगे? देखो दोस्तों, ई के स्थान पर ये होता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? सुध्युपास्य। क्या बन जाएगा? सुध्युपास्य। ई के स्थान पर क्या हो गया? ये हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण है अधि प्लस अक्षः। अधि प्लस अक्षः, यहाँ भी ई है। यहाँ कौन सी ई है? ह्रस्व ई है। कौन सी है? ह्रस्व ई है, और उसके बाद में क्या है? ए है। तो दोस्तों इक वर्ण मिला, हाँ हमें इक वर्ण मिल गया है। और इक वर्ण के बाद में क्या स्वर मिला? हाँ मिल गया है। कौन सा स्वर? ए। लेकिन समान है या असमान? असमान है। तो दोस्तों ई के बाद में हमें स्वर असमान स्वर मिल गया है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस प्रकार से दह आधा हो जाएगा, और ये में पीछे वाला ए मिलेगा, अक्ष का ए मिलेगा, और इस प्रकार से अध्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, यहाँ पर भी सेम स्थिति है, और ई को ये हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। इति प्लस आदि, यहाँ भी सेम स्थिति है। ई के स्थान पर ये हो जाएगा, और आदि मिल करके इत्यादि बन जाएगा। प्रति प्लस अयः। प्रति प्लस अय, यहाँ पर भी ई है, और बाद में क्या है? ए है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यहाँ क्या था? प्रति, ती में से ई निकल गया, तो प्र, त, ये और अ और य। ठीक है, अब मिलाएंगे। प्रत्यय आधा है तो प्रत्यय रह जाएगा। ये में क्या है? ए मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा, और पीछे ये है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा।
प्रति प्लस एकम बराबर क्या बनने वाला है, यह आपके ऊपर छोड़ दिया है दोस्तों। सभी कमेंट करके नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रति प्लस एकम बराबर क्या बनेगा। नदी प्लस अम्बु बराबर क्या बनेगा, इसको भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों नद्युद्गम, इसका संधि विच्छेद करके आप बताएंगे, यहाँ पर संधि विच्छेद लिखेंगे। और वाप्यस्व का भी आप यहाँ संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब दोस्तों उ और उ बराबर वे, उ और उ बराबर वे, ये स्थिति है। मतलब ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो, उसके स्थान पर वे होता है। कब? ए समान स्वर, ए समान क्या होना चाहिए, ए समान स्वर होना चाहिए। ठीक है, ए समान स्वर होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ मधु प्लस अरि है, मधु प्लस अरि है, यहाँ उ मिल गया है आपको ह्रस्व और उसके बाद में ए मिल गया है। तो उ के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, उ के स्थान पर क्या होता है, वे होता है। क्या होता है, वह होता है। तो उ के स्थान पर वे हो जाएगा तो देह हलंत हो जाएगा, तो देह आधा हो गया। और उ के स्थान पर वे लिख दिया, वे में ए की मात्रा मिलेगी और री लिख दिया। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मध्वरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मध्वरी, मध्वरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मध्वरी। देखो समझने का प्रयास करेंगे, ये उ है, ठीक है, और इसके बाद में ये ए है। तो उ के स्थान पर क्या हो गया, वे हो गया। क्या हो गया, वे। वे के बाद में क्या है, ए और री, ठीक है, और ये विसर्ग आपके। तो इस प्रकार से वरी क्या हो गया, वरी। अब उ निकल गया था तो मैं और ये दहलंत आ जाएगा, मध्वरी। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मध्वरी रूप बन जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, गोरी प्लस औ। यहाँ दीर्घ ई की मात्रा है और औ है। तो यहाँ दोस्तों पूर्व में अपन ने जो ई के स्थान पर पढ़ा था उसका उदाहरण है गोरी प्लस औ। तो क्या बन जाएगा, गोरियो बन जाएगा। ई को ये हो जाएगा और मिल जाएगा, गोरियो बन जाएगा। सु प्लस आगत, इसमें उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ को क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और क्या बनेगा, स्वागतः, से आधा हो जाएगा, वे में आ की मात्रा मिलेगी, वागतः। इस प्रकार से स्वागत बन जाएगा। सु प्लस आदि बराबर क्या बनने वाला है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वृक्ष बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसको आप क्या करें, संधि विच्छेद करके बताएं और मैं इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, वृक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है। वधु प्लस आगमनम, इसका आप समस्त पद क्या बनने वाला है, संधि शब्द क्या बनने वाला है, वह कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। दोस्तों अगला उदाहरण है, री और री के स्थान पर रे होता है। क्या होता है, री और री के स्थान पर क्या होता है, रे होता है। ठीक है, तो यह धात्री प्लस अंश उदाहरण है, धात्री प्लस अंश बराबर क्या बनता है, धात्रंश। कैसे बना दो दोस्तों, यहाँ री की जो मात्रा है, धात्री में क्या है, री की मात्रा है और उसके बाद में क्या है, अम है। ठीक है, तो री के स्थान पर रे हो गया, तो ये हो गया रंस। ठीक है, अब इसमें क्या मिल गया, तय, तो यहाँ का बन जाएगा त्रंस। क्या बन जाएगा, त्रंश। ठीक है, और उससे पहले क्या है, ता है, धात्रंश। ठीक है, समझ में आया, री के स्थान पर रे हो गया। अब रे तो हो गया, लेकिन उससे पहले क्या है, तय हलन तय है। तय और रे दोनों मिलकर क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है। अब त्रय में अनुस्वार वाला लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, धात्रंश। ठीक है, धात्रंश रूप बन जाएगा। और दोस्तों अगला उदाहरण है, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा बराबर री के स्थान पर क्या हो जाएगा, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, तो राज्ञा, रे। अब रे से पहले क्या था, तय में री के स्थान पर रे हो गया, तो तय हलंत हो गया, तय और रे मिलकर के क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। त्रय में आ की मात्रा त्राज्ञा। ठीक है, और पूर्व में क्या शब्द था, पी, क्या शब्द था, पी शब्द था, तो क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा बन जाएगा।
मातृ प्लस आज्ञा बराबर क्या बनने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा मातृ प्लस उपदेशः, तो इसका रूप बनता है मातृपदेशः। कैसे बना? री जो है, तय में री है, उस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। रे में ऊ की मात्रा मिलेगी, छोटी ऊ की, तो रू हो गया। लेकिन ते हलंत है, इसलिए ते और रे, ते और जो रे वर्ण होता है, यदि दोनों हलंत वर्ण मिल जाएं तो दोनों हलंत मिलने पर त्रय बन जाता है। मतलब जो त्रय शब्द है वह तय और रे के संयोग से बनता है। तो इस प्रकार से मातृपदेशः उदाहरण निष्पन्न होता है। लृ को क्या होता है दोस्तों? लृ को क्या होता है? लृ को लय होता है। क्या होता है? लय होता है। अब यहाँ पहला ही उदाहरण है लकारः। तो दोस्तों इसका देखें, इसका है लृ। क्या है? लृ प्लस अकारः। ठीक है, लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय। लय में क्या मिलेगा? ए, और क्या बन जाएगा? लकार। क्या बन जाएगा? ली के स्थान पर लय हो गया। लय हलंत होता है, ध्यान रखें। अच से रहित रहता है तो अच मिल जाएगा, लय अकार का ए मिल जाएगा, तो लय का और रह, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? लकारः। क्या हो जाएगा? लकार। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण है लृ प्लस अक्षः। क्या है? लृ प्लस अक्षः। यहाँ लृ के स्थान पर लय हो जाएगा, और कौन सा होगा? अच रहित, मतलब हलंत होगा, तो लय में ए की मात्रा मिलेगी, और क्या बन जाएगा? लक्ष्य। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि लक्ष्य का संधि विच्छेद क्या है, तो आप जवाब देंगे लृ प्लस अक्षः। या आपसे पूछा जाए लक्ष्य शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको जवाब देना है यण संधि है। और दोस्तों अगला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है लनुबंधः। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है। और अगला उदाहरण है लृ प्लस आकृति। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ भी लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लय हो जाएगा। लय होने पर क्या हो जाएगा? लय में आ की मात्रा मिलेगी, कृति, तो क्या बन जाएगा? लाकृति बन जाएगा। अगला उदाहरण है दोस्तों लृ प्लस आदेशः। लृ प्लस आदेश बराबर क्या बनने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों। और लनुबंधः, लनुबंधः जो है पहले भी आ चुका है, और दोस्तों यहाँ पर भी डबल प्रिंट हो चुका है, तो आप इसका संधि विच्छेद करके बताएं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।